स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एमटीएस को लेकर, हाँ जी, एमटीएस को लेकर गुरु केंद्र आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट मैथ में बेहतर बनने के लिए, सीखने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए लेकर आया है। और ये सिर्फ एमटीएस में ही नहीं, हाँ जी, एमटीएस में नहीं, आने वाले सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा जी। तो बने रहें अंत तक, सारे क्वेश्चन को अटेंड करें। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जिसे समझे और बेहतर बने जी। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर देगा। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर देगा और बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर देगा। तो जब भी कभी आपके पास ऐसे दिन दे, ए अकेला 30 दिन, बी अकेला 60 दिन, तो 30 और 60 का आप एलसीएम लीजिए, यानी समय का क्या करिए, एलसीएम लीजिए। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये जो एलसीएम है ये होता है माना हुआ कार्य, यानी कि जो लेट किया है आपने, हम इसी कार्य के अकॉर्डिंग, यानी हमारा जो काम है वो कितना है, 60 है टोटल, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी निकाल दीजिए, क्षमता निकाल दीजिए। तो ए 30 दिन में कितना काम करता है, 60। तो एक दिन में एक यूनिट में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं। यानी 30 60 कितनी बार में बनाएगा भैया, 2 बार में। 60 कितनी बार में बनाएगा, 1 बार में। यानी कि हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 2 और 1 की। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यदि वे दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, यदि ये दोनों मिल जाएं तो कितने हो जाएंगे, 3। और इस 3 के हिसाब से कितने दिन तक काम करें, 5 दिन तक काम करें, तो कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे। अरे बाबा, 3 के हिसाब से 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे। अब ये जो 15 काम इन्होंने किया है उसके अकॉर्डिंग हमें देखकर बताना है कि काम का कितना भाग शेष रह गया। तो भैया 60 था, 15 कर दिया तो बचा कितना, 45। अरे बाबा, 60 था, 15 कर दिया, बचा कितना, 45। कितने में से, तो 60 में से भैया, 60 में से। किस में से चेक कर रहे हो आप, 60 में से। तो 60 में से बचा है कितना, 45। सॉल्व कर दीजिए, 15 से 3, 15 से 4, तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसे टिक करें। 2 ही चीज़ें पूछी जाती है यहाँ पर, कितना हुआ, तो 15 हुआ, कितने में से, 60 में से, यानी 15/60। हमसे यहाँ पर क्या पूछा, कितना बचा, तो ये दूसरा हो गया। कितना बचा, तो 45 बचा, कितने में से, तो 60 में से, 60 में से निकाल दिया। नीचे हमेशा आप इक्वेट करने के लिए माने हुए कार्य को, यानी टोटल काम को ही रखेंगे। बात समझ में आ गई, हो गई, बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी करें इसी प्रकार, सब नोट करें इसे। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल गति, एक नाव की धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल मतलब साथ में धारा की जो चाल है नाव से के साथ जुड़ जाती है। अरे बाबा, धारा जो है वो नाव के साथ में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पर आपका जो डाउन स्ट्रीम है धारा के साथ है वो एग्जैक्ट दिया हुआ है 14 किलोमीटर/आवर। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ओके। अरे बाबा, धारा के साथ 14 दे रखा है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विपरीत। और विपरीत मतलब अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में आपको स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर/आवर। इसमें क्या होती है, तो इसमें नाव की चाल में से धारा माइनस हो जाती है। तो अभी उतना जाना नहीं, जो बोला सीधा उस पर अटैक करो। साथ में 14 है और विपरीत में 10, साथ में 14 है, विपरीत में 10। और आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर की दूरी तय करो। 72 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे, लेकिन जाना किस में है, तो शांत जल में, स्थिर जल में। किस में जाना है, शांत जल में। तो जिसमें आपको जाना हो, शांत जल में जाना है, तो शांत जल की ही सारी यूनिट होनी चाहिए, शांत जल के ही परिवार के नंबर होने चाहिए। यानी कि शांत जल में अगर 72 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी है तो शांत जल में ही स्पीड होनी चाहिए, शांत जल का ही टाइम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। तो शांत जल निकाला जाए, शाबाश, निकाला जाए शांत जल। कैसे निकलता है शांत जल, कैसे निकलता है शांत जल, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। यानी अगर मैं जोड़कर आधा कर दूंगा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा, तो नाव की चाल या फिर सीधे सीधे शांत जल की चाल आ जाएगी। और अगर मैं इन्हें माइनस करके आधा कर दूंगा,
माइनस किया और फिर आधा कर दिया, तो उस समय मेरे पास क्या आएगा, तो उस समय मेरे पास आ जाएगी धारा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये छोटी सी बात जल्दी से नोट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई आना चाहिए सबको, बिल्कुल आना चाहिए। जोड़ के आधा किया तो नाव की चाल, और माइनस करके आधा किया तो धारा की चाल। तो हमें अभी नाव की चाल यानी शांत जल की चाल चाहिए। तो 10 और 14 कितने हो गए? 24। 24 का आधा कितना हो गया? 12। और इस 12 से जाना है 72। कितनी बार में जाएगा जी? 6 घंटे में जाएगा जी, 6 घंटे में जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। बात समझ में आ गई होगी सबको? बिल्कुल आनी चाहिए भाई, बिल्कुल आनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन भी करें इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन भी करें, और जो आंसर उतार रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आपका भी समय बचेगा, हमारा भी बचेगा, और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या मतलब यहाँ पर अंतः मतलब हो गया अंदर, यानी ये बना दिया हमने अंतर, इतना ओके। और एक वर्ग की आगे बोला है परित्रिज्या, यानी कि परि मतलब होता है परिक्रमा, यानी कि बाहर से यूं का रेडियस, यानी कि ये इनके रेडियस, ये हो गया इन सर्कल, ये हो गया सर्कम सर्कल, यानी कि अंदर अगर मैं वर्ग के वृत्त बना दूं, सर्कल बना दूं तो उसका रेडियस, और उसी वर्ग के बाहर अगर मैं सर्कल बना दूं तो उसके रेडियस का अनुपात मुझे बताना है। तो भैया पहले तो रेडियस होता क्या है? रेडियस होता है d/2। d/2 मतलब d मतलब हो गया आपका डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास, और r मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। इतनी बात ओके होनी चाहिए। अब ये हो गया सर्कल का पॉइंट, और ये हमने लाइन बना दी पूरी, भाई दिख रहा होगा सबको। अब ये पूरी लाइन जो है ये व्यास को बताती है, पूरी लाइन जो है ये किसको बताती है? व्यास को बताती है, जो बराबर दिख रही है किसके? जो बराबर दिख रही है वर्ग की एक भुजा के, वर्ग की एक भुजा के। तो वर्ग की भुजा बराबर ये हो गया, और ये एक व्यास है, तो व्यास का आधा करने पर त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि ये जो रेडियस निकलेगा वो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, a/2। यानी इस केस में जो रेडियस है वो a/2 हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये हो गया पॉइंट, और हमें एक लाइन कुछ ऐसे बनानी होगी। देखो ध्यान से, ये आपने बना दी लाइन। अब ये जो लाइन बनाई है ये क्या है? तो ये एक सर्कल हो गया, सर्कल का ये क्या है? तो ये व्यास ही हुआ, व्यास यानी डायमीटर हो गया, रेडियस इसका आधा होगा। अब ये सर्कल का तो व्यास हो गया, लेकिन वर्ग का क्या है? सर्कल का तो व्यास हो गया, वर्ग का क्या है? तो वर्ग क्या है? तो वर्ग का ये विकर्ण है, वर्ग का ये विकर्ण है। तो वर्ग का अगर मैं विकर्ण पूछूं, डायगोनल पूछूं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो उसका फॉर्मूला होता है √2a, यानी कि वर्ग का विकर्ण ही इसमें व्यास बना है, वर्ग का विकर्ण ही इसमें व्यास बना है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। हमें इसका अनुपात बताना है, बता दिया जाए, शाबाश। 2 से 2 खत्म, a से a खत्म, खत्म होने का मतलब a 1 जा a, ऐसे करके 1 आया, तो 1√2 है ऑप्शन में। देखें 1√2, तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। सबका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन रीड करें उसे भी। क्वेश्चन है, कमल अपनी मासिक आय का x% बचाता है। कमल अपनी मासिक आय का x% सेव करता है, उसकी ये बचत हो गई। जब उसके मासिक व्यय में, व्यय मतलब खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, मासिक आय में 26% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक बचत में 60% की, अच्छा ये भी बोल दिया उसने, वृद्धि होती है। तो x का मान, x कब था? पहले की बचत हमें निकालनी है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आय यानी इनकम बनती कैसे? आय इनकम बनती है कि भैया आपने जो बचत की है वो,
और आपने जो खर्च कर दिया, खर्च मतलब व्यय, वो इन सब का ब्यौरा आप जोड़ दीजिए। यानी बचत और खर्च मिलकर ही क्या बनाते हैं, तो आय बनाते हैं। बचत और खर्च मिलकर ही क्या बनाते हैं, तो आय बनाते हैं, इनकम बनाते हैं। इतनी बात ओके हो गई। यानी बचत एक यूनिट हो गई, खर्च एक यूनिट हो गई, दोनों मिलकर किसको डिपेंड पे, किस पे भैया, किस पे जोड़ डालेंगे, तो आय पे जोड़ डालेंगे, आय को मुक्का मारेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जब भी कभी दो अलग अलग यूनिट मिलकर किसी एक पर प्रभाव डाले तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से देखो। तो भैया यहाँ पर बचत है, बचत में कितने की वृद्धि हो गई, तो 60 की वृद्धि हो गई, तो हो गया 160। यहाँ पर लिख दीजिए खर्च, खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, खर्च मतलब व्यय, व्यय में कितने की वृद्धि हो गई, 20 की, तो लिख दिया 120। और इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा सीधे सीधे इनकम पर, आय में, आय में कितने की वृद्धि हो गई, 26 की, तो लिख दिया 126। एलिगेट कर दीजिए, यहाँ से कितने का डिफरेंस है, यहाँ से डिफरेंस है कितने का, तो 60 में से 26 गया, कितना आ जाएगा, तो 34 आ जाएगा। यहाँ से कितने का डिफरेंस है, तो 6 का। अब ये जो रेशो आया ये बताएगा पहले वाले को, यानी कि हमारी यहाँ पर बचत को, यहाँ पर खर्च को। तो 2 से 3, 2 से 17, यानी हमारे हिसाब से जो बचत थी वो 3 थी, खर्च जो है वो 17 है। अरे बाबा बचाता 3 है, खर्च 17 करता है, तो कमाता कितना भैया, कमाता 20 रुपया है। तो हमें x का मान बताना है। x क्या था, बचत, तो भैया 20 रुपये, अभी सीखा था हमने, नीचे टोटल रखते, 20 रुपये उसकी इनकम हो गई, उसमें से बचाता कितना है, 3, परसेंटेज निकाल दो। अरे बाबा 20 में से बचत कितनी है, 3 की परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। यानी 20 में से 3 की बचत, बचत का परसेंटेज निकाला तो 15% उसकी क्या है, क्या है भाई, क्या है, क्या है, तो बचत थी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, टिक करें, शाबाश, बी ऑप्शन सबका करेक्ट होना चाहिए। और इसी प्रकार अगला भी करें। तो क्वेश्चन कह रहा है जब एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और 18% की हानि पर बेचा जाता है, जब मतलब वो बैठ के सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कि जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को हम कैसे बेच रहे हैं, 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 120 पे बेच रहे हैं। और जब हम इसी मार्कर को बेच देंगे कैसे, तो 12 नहीं 18% की हानि पर, तो 18% की हानि पर यानी 82 पर, तो हमें 570 रुपये कम मिलेंगे। तो अब मुझे बताएं, आप पहले इसे 120 में बेच रहे थे, अब इसे आप 18 कम में बेचेंगे यानी 82 में बेचेंगे, तो भैया यहाँ पर कितने की कमी हो गई, तो यहाँ पर 20 और 18 38 की कमी हो गई। और इसका प्रभाव रुपए में कितना कम दिखा रहा है, तो 570, तो सीधे सीधे 570 की कमी हमें बता रहा है कितने की, तो 38% की, यानी 38 की कमी। और जब भी ये रिलेशन आ जाए, आ गया ना, देखो रिलेट कर लिया आपने, रिलेट जैसे ही कर लिया आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्या कह रहा है वो, यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए, 12% की हानि कितनी होती है, तो 88 होती है, 88 में बेचा जाए, तो काटें 19 से 2 बार में, 19 से कितनी बार में, 3 बार में, और ये 0, 2 से काट दीजिए, यहाँ आ गया 44, ये हो गया 44 को 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा कितना, तो 132, और ये 0 लगा दिया, है क्या 1320, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक रिलेशन ढूंढो, एक की फैक्टर ढूंढो जिससे हमारा नंबर क्वेश्चन के नंबर से रिलेट हो सके, और जब भी रिलेट हो जाएगा आप आसानी से उसमें जीत जाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए डन है, ओके है। अगला देखें, शाबाश, इसे भी करें सब। क्वेश्चन में है कि PQ, QR और RP की औसत आयु क्रमशः है, PQ है और क्या है, तो QR है और RP है, ये 3 जन हैं, इनकी औसत आयु दे रखी है कितनी, तो 13, 14 और 12। यहाँ तक डन होना चाहिए सबको, यानी 13 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, PQ हो गया, QR हो गया और RP हो गया। और ये क्या है बाबा, क्या है, ये औसत है।
अगर ये औसत है तो टोटल कैसे निकलेगा? औसत मतलब जितने हैं सबका, P का भी 13, Q का भी 13, यानी 2 जनों का 13, तो टोटल कितना हो गया? 26। यानी कि नंबर गुने में एवरेज कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल। तो वही किया हमने, यानी कि इन 2 जनों का एवरेज 13, तो 13 गुने में 2 26, टोटल आ गया इनका। हम यहाँ पर योग निकाल रहे हैं। इतना ओके हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार से Q और R का टोटल कितना? तो 14 है, 2 जनों का, तो 14 गुने में 2 28। यहाँ भी 2 जने हैं, औसत 12 है, तो यहाँ पर आ गया 24। अब हमें Q की आयु बतानी है। Q की आयु क्या होगी? तो ये 24 और ये 26, यानी ये वाला दोनों बोल रहे हैं हम, ये 26 और 24 इसे जोड़ दीजिए। 26 और 24 जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 50 हो जाएगा। और ये 28 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78, यानी 78 हो गया। इतना ओके, 78 आ गया हमारे पास। तो हमें Q की आयु बताने के लिए एक छोटी सी बात यहाँ पर जो आपको नज़रों से दिख रही है उसे समझनी होगी कि जब आपने इन सब को जोड़ा था तो इसमें PQ था, बिल्कुल, QR था, बिल्कुल, RP था, हाँ जी वो भी था। अब कहना क्या चाहते हैं? देखें ध्यान से कि PQ है, QR है, RP है, तो जब मैं इन सब को जोड़ूंगा, इन सारे नंबरों को जोड़ूंगा, तो इसमें Q 2 बार आ जाएगा, देखो, R 2 बार आ जाएगा, P 2 बार आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर ये जो Q है, P है, R है, सब 2-2 बार है, तो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 39, और 39 में सिर्फ P, Q और R होंगे, किसी का भी डबल फॉर्मेशन यानी कोई भी 2 बार इसमें नहीं होगा। इतना ओके? बिल्कुल जी। अब वो कह रहा है Q बताएं, तो Q बताएं, तो Q को हम ढक देंगे, और Q को अगर हम ढक देंगे तो किसकी वैल्यू निकालनी है? PR की। जिसकी वैल्यू बतानी है उसे ढक दो। मान लो P बताना है तो P को ढक दो, QR। R बताना है, R को ढक दो, PQ। Q बताना है, Q को ढक दो, तो P और R की वैल्यू डालो। P और R कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये रहा P और R। P और R कितने हैं? कितना टोटल निकाला? 24, तो इसमें से 24 हटा दो, आ जाएगा 15। 15 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, आंसर नंबर B है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टोटल जरूर निकालें, तभी जाकर आपका सही आंसर बनेगा। बात ओके हो गई? आंसर आप मैच करें, जिनका नहीं हुआ इसे समझें, देखें, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके साथ हैं, आपके अंदर के डर को, मैथ्स फोबिया को निकाल के ही रहेंगे। जब तक हम हैं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सीखने की ज़रूरत है। सीखे, करते जाएं, सोचने का काम हमारे ऊपर छोड़ें। अगला रीड करें, बाकी जिन सबका रीड होना चाहिए क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 52, x माइनस वाई बराबर 20, यानी x प्लस वाई बराबर है आपका 52 और x माइनस वाई जो है वो 20 है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़कर 52 और घटाकर 20। और ऐसा अभी हमने सीखा था डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, वहाँ भी यही कहानी थी, उसके अंदर यही कहानी थी। नाव और धारा जुड़ गई तो डाउन स्ट्रीम, नाव और धारा घट गई तो अपस्ट्रीम, तो जुड़कर और घटकर वही बात है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? तो बिल्कुल इजी तरीके से बता देते हैं। देखो भाई जादू, देखो भाई जादू, जब भी आपके पास कोई संख्या जुड़कर और घटकर आए तो इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस करके आधा कर दोगे तो पहले वाला, प्लस करके आधा कर दिया तो पहले वाला, और अगर माइनस करके आधा कर दिया तो कौन से वाला? भाई बाद वाला आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि 52 और 20, 72 और 20 72, 72 का आधा 52 और 20 72, 72 का आधा 36, यानी x पहले है तो पहले का आ गया 36। 52 और 20 का अंतर, 52 और 20 का अंतर कितना होता है? तो 32। 52 और 20 का अंतर कितना होता है? 32। 32 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 16। ठीक है, 32 का आधा लिख दिया हमने 16, तो ये होगी बाद वाले की वैल्यू। सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें, तो 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, रेशियो आ गया 9:4 है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी है। ओके है, तो इजी था। अब यहाँ पर आप जल्दी से इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे, इसे ध्यान रखेंगे तो। इसी प्रकार अगला करें, ये भी होना चाहिए। क्वेश्चन में है 2 अंकों की संख्या, 2 अंक मतलब 2 डिजिट की संख्या है 41, पहली संख्या हो गई 41, ठीक है। दूसरी x5 दे रहा है, अच्छा प्लस बाद में लगा देंगे, फिर 5x दे रहा है,
फिर 44 दे रहा है, और इन सब का औसत दिया हुआ है कितना 57, यानी कि इन सब का एवरेज दे रखा है हमें 57। अब एवरेज से टोटल बनाना अभी मैंने सिखाया आपको, अभी सिखाया था कैसे बनता है टोटल। जितने नंबर हैं 1 2 3 4, 4 नंबर है, उसको एवरेज से गुना कर दो, टोटल आ जाएगा। यानी इसे मैं 4 से गुना करूंगा, टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया 200 और ये 7 चौक 28, यानी 228। अब इन सब को प्लस करेंगे तो 228 आना चाहिए, और यहाँ पर 228 तो आना चाहिए, साथ ही साथ फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या 2 अंकों की, 1 अंकों की, 3 अंकों की बनती कैसे है। मान लो मैंने लिखा 532, तो ये कौन सी जगह पर है, यूनिट प्लेस पर, तो ये हो गया 2। ये कौन सी जगह पर है, तो ये हो गया 10th प्लेस पर। दहाई बोलते हो ना आप, 10th प्लेस, दहाई, दहाई मतलब होता है 10, तो ये बन गया 30। ये कौन सी जगह पर है, तो ये 1000 के स्थान पर है, 1000 नहीं, ये 100 के स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पर है, तो 100 लिखेंगे, क्या आ जाएगा 500। इतना ओके हो गया। अब ये 500, ये 30 और ये 2 मिलकर ही तो बनाया है कितना भाई 532। 530 और 2 जोड़कर क्या आया 532। तो ये फॉर्मेशन आनी चाहिए, जो जिस स्थान पर है उसी के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। दहाई पर है तो 10 से, अगर सैकड़े पर है तो 100 से, 1000 पर होता 1000 से, इकाई पर है तो 1 से। बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, जिसमें ये कौन सी जगह पर है, तो ये दहाई पर है, तो ये दहाई से गुना होकर बना होगा, यानी 10 से। ये कौन सी जगह पर है, तो ये यूनिट पर है, तो यूनिट पर तो एज इट इज़, यानी 5 एकम 5 हो गया। ये कौन सी जगह पर है, तो ये दहाई पर है, तो दहाई से गुना होकर बना होगा, यानी 5 गुने में 10, तो मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ। अलग से ये यूनिट प्लेस पर है, तो ये हो गया x। तो इन सब का, इसे भी प्लस कर दिया, देखो प्लस हो रही है, इन सब का हमने कर दिया हिसाब। अलग से 44 लिखे और क्या लिखे 41 लिखे। तो जब भी कभी आपके पास 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी बोले तो आप उस तरीके से इसे बनाएं, आपका क्वेश्चन हर बार सही हो जाएगा। फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे। अब यहाँ पर करें इसे, तो 5 और 41 46 हो गए। 46 में 4 जोड़ा कितना आ गया भाई 50, 50 40 90, 90 हो गया। फिर से देखो 5 और ये 41, 46 हो गए। 46 में ये जोड़ा हमने, तो ये कितना आएगा भाई 4, 50, 50 और 40 90, 90 और 50 कितने होते हैं, शाबाश 90 और 50 होते हैं 140। यानी इधर जाकर 140, 140 इस तरफ है, उधर जाकर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 8 में से 0 गया 8 और 22 में से 14 गया, तब भी क्या आता है 8। यहाँ क्या बचा, तो ये 10x और x कितने होते हैं 11x, 11 से काट दिया तो आ गया 8। यानी x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई जी 8 हो गई। कितनी हो गई 8 हो गई। अब वो हमसे कह रहे हैं कि औसत बताएं आगे का x + 5। अब मुझे बताएं x + 5 यानी 8 में रखूंगा इसकी जगह पे, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, ये नंबर हो गया। दूसरा क्या है 2x - 9, 2x - 9 यानी 8 रखूंगा मैं, 8 गुने 2 16, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा, तो 7। इसका एवरेज निकाल सकते हैं आप बिल्कुल, 13 और 7 जोड़कर 20, कितनी संख्या 2 संख्या काट कर आया 10। यानी ऑप्शन नंबर ए पे जाएं, ए आपका करेक्ट बन जाएगा। ओके है, मेन यहाँ पर ये है, ये आपको बनाने आना चाहिए। अब एग्जाम में ये आपसे होना भी चाहिए। ओके है, स्क्रीनशॉट लें इसका और आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यानी 20% की छूट दे देंगे, फिर हमें 30% का लाभ होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, इस हिसाब से हमें बताना है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सही। तो दुकानदार ने यहाँ पर 20 की छूट दी, तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि छूट भैया आखिर होती किस पर है, छूट आखिर होती किस पर है। तो छूट होती है एमपी पर, और एमपी पर 20% की छूट देना, एमपी पर 20% की छूट देना मतलब 80 में बेचने के बराबर हुआ। ओके है, छूट मतलब कमी होती है, किस पर होगी एमपी पर 20 की कमी, यानी कि 80 में सामान जा रहा है।
अब आगे कह रहा है 30 का लाभ हो गया। 30 का लाभ, लाभ या हानि किससे होती है, तो लाभ या हानि सीपी से होती है। सीपी से लाभ, लाभ मतलब ज़्यादा, तो 130 हो गया। थोड़ा नंबर छोटा कर दीजिए, ये 20 से 4, ये 20 से 5, यहाँ करें 0 से 0, ये 10 हो गया और ये क्या हो गया 13। अब यहाँ पर इन दोनों के चक्कर में एसपी जो है वो पिस रहा है। एसपी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम करें, 13 ऊपर करें 4 नीचे करें, या फिर सीधा सा हिसाब पड़ोसी पड़ोसी खेल दीजिए। ये जगह खाली तो इसका पड़ोसी कौन 4, ये जगह खाली इसका पड़ोसी कौन 13, तो ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, अगल बगल वाला लिख दीजिए, तब भी वही बात है। 10 गुने में 4 40 और 4 गुने में 13 है 52 और 5 गुने में 13 कितना होता है 65। ये हमारे नंबर बना लिए। हमारे हिसाब से सीपी 40 हो गया, एसपी 52 हो गया, एमपी कितना हो गया 65 हो गया। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, अंकित मूल्य किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय क्या है भैया 40 और क्रय का यानी 40 का अंकित मतलब 65 कितने परसेंट है ये हमें बताना है। 0 से 0, 2 से 2, 2 से आ गया 5, गुना करें 65 गुने में 5, 65 गुने में 5 कितना होता है, तो 325 होता है। 325 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, तो 2 से 32 कटता है 16 बार में और इसका आ गया 2.5 यानी कि 162.5 करेक्ट होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए भाई 162.5। ओके है, इसे नोट करें, समझें और आगे लिखें भाई, आगे लिखें। और अगर क्वेश्चन ये देखो सारे डाउट में आपको बताते जा रहा हूँ, सारी बातें क्लियर होती जा रही होगी आपकी जो अब तक डाउट में रहती होगी, और ये सब समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर उस व्यक्ति के पास पहुँच सके जिसको इसकी आवश्यकता है, जिसको इसकी आवश्यकता है, जो भटकना नहीं चाहता, एक बार में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो फिर बने रहें हमारे साथ। 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, 2 वर्ष है 5% की दर से एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है। ठीक है, बात हो रही है कितने साल की, 2 साल की। रेट कितना दे रखा है 5%, तो बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है। आप पहले ट्री मेथड कर दीजिए। ट्री मेथड का मतलब कि कुछ मान लीजिए, जैसे पी को हमने मान लिया 100 पहला और ये दूसरा, हमें यहाँ पर 2 साल की बात करनी है, रेट 5% निकालना है, तो 100 का 5% भैया 5 ही होता है, 5 होता है। अब ब्याज का ब्याज दे दीजिए, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दोगे, 5 का 5% होता है 0.25, 5 गुने 5 25, 25 के नीचे 100, तो आप पॉइंट बनाएंगे तो 5 2 और ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा जो है ये क्या है, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो बीच में है ये वाला सेक्शन ये हो गया आपका अंतर, इसी को कहते हैं अंतर। अब अंतर कितना आया हमारी तरफ से 0.25, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में तो 25 दिया है, हमने निकाला 0.25 और 0.25 निकाला है, तो निकालना हमें क्या है, पूछा क्या है, मूलधन, मूलधन से इक्वेट करके यानी कि हम ब्याज को ब्याज से तुलना करके मूलधन निकाल देंगे। पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो और लगाया, 25 से 25 खत्म, यानी कि सीधे सीधे 10,000 रुपये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 10,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मुझे बताएं कि ये 0.25 किस पर आया, इस वाले पर, ये 5 किस पर आया, इस पर, यानी कि कोई पैसा धन होगा उस पर 5% निकालेंगे। ठीक है, उस 5% का 5% निकालेंगे, यानी कोई पैसा है उसका ब्याज निकालें और ब्याज का फिर ब्याज दे दीजिए, वही क्या है भाई, अंतर होता है। ये कॉन्सेप्ट कितने साल के लिए है, तो 2 साल के लिए। 3 साल में आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा ऐसे ही लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, उसमें समझना होगा। अंतर दिया हुआ है कितना, 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 5, ये क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 जीरो है इसमें, 4 जीरो लगा दीजिए, यानी 10,000 आंसर हो गया। तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ट्री मेथड तो आपको पता ही है, हर जगह लगेगा, लेकिन 2 साल में आप इसको भी समझ सकते हैं, ये बेसिक हो गया इसका। डन है, ओके है, कोई डाउट तो नहीं भाई, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सरल भाषा में समझाया जा रहा है।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 करें, सबसे होना चाहिए भाई शाबाश, बहुत बढ़िया करें। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है एक टीएसए, और टीएसए में टोटल मतलब ढक्कन लग जाता है। मान लो कि ये है, अब इसमें मैं ढक्कन भी लगा दूं तो ये हो गया टीएसए, और ढक्कन हटा दूं तो यही टीएसए क्या बन जाता है, सीएसए, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, बेलन की। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, जो कि हमें दे रखा है कितना, हमें दे रखा 25344, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर थोड़ा पावर में चढ़ा दीजिएगा, डन। और इसकी हमें हाइट भी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, हाइट मतलब h दे रखा है, तो 2 पाई r और h हमें दे रखा है कितना, शाबाश 32, बराबर में ये नंबर चल रहा है। और आगे की कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या कह रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, जिसकी क्षमता दिए गए बेलन के, यानी ये जो बेलन दिया गया है इसके पाई बटे 792 गुना है, यानी कि हमें आगे भी सॉल्व करना है। अब अगर मैं यहीं इतने बड़े नंबर को काटा पीटा करता रहूं तो फिर तो होगी भाई, हो गई बात। तो समय कैसे बचाएं, इसमें समय कैसे बचाएं, तो हमें r निकालना है, तो बाकी चीज़ें कहाँ चली जाएगी, नीचे, 2 भी नीचे 32 भी नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से काट दीजिए, मर्जी है आपकी। मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे समय बचाना है। कैसे बचाएंगे समय, देखें भाई कैसे बचाएंगे, ये अपॉन में, ये अपॉन में, ये अपॉन में, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बेलन का आयतन बताएंगे। आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लिख दिया मैंने, आर निकालना पड़ेगा, ये सब अपॉन में जाएगा उसके, तो मैं लिख रहा हूँ 25344 के नीचे 2 पाई, और आर मैं निकाल रहा हूँ तो आर वहीं रहेगा, बाकी सब नीचे। कितनी बार लिखना है, 2 बार, लो एक और बार लिख दिया, चलो भाई एक और बार लिख दिया हमने, 2 पाई इंटू में क्या लिख दिया 32, और आगे हमें क्या लिखना है, h लिखना है, h हमें दे रखा है 32, और हमें यहाँ पर इसका कितना गुना निकालना है, तो पाई बाय 792 निकालना है। अब अगर मैं उधर पाई काट रहा होता तो अभी काट ही रहा होता, और यहाँ पे देखो सारे पाई पहले ही हट गए ना, तो 22/7 का रोल ही खत्म। दूसरा देखो 32 भी साफ हो गया। अब यहाँ पर 2 देखना है तो फटाफट चेक करना है, चलिए शाबाश किया जाए, 2 से करें इसे 2 से, तो 2 से 2 कम 2 से 2 दूना 4 बचा 1, 2 से 6 बार में 12 बचा 1, 2 से 7 बार में 14, 2 से ये कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से फिर काट दीजिए, 2 से जब काटेंगे तो 2 से 6 बार में कितना आता है भाई, 2 से 6 बार में 12 आता है। 2 से इसे काटें, इसे जब काटेंगे आप 2 से तो कितना आएगा भाई, तो 2 से 3 बार में 6 आता है, और काटें 2 से 3 बार में 6 बचा 1, 2 से फिर काटेंगे तो 6 बार में 6336 आ गया। आगे काटा जाए तो अभी देखो हमने 2 और 2 इससे कितने से काटा, 4 से काटा, तो 4 से काट रहा हूँ, 4 से ये 8 बार में, 4 से इसे काटूंगा तो 6336 आ जाएगा। ओके है, 6336 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप कामयाबी देखें अपनी, यानी कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें, समझें, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। तो ये आपका हो गया 7 और यहाँ पर है 6, या फिर और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, 8 से काट दीजिए, करिए 8 से 7 बार में 56 बचेगा कितना, 8 से 7 बार में 56 तो बचेगा कितना, 4 3 7। 8 से 9 बार में 72 बचा कितना 1, 8 से 2 बार में 16, ये पूरा खत्म। आपके पास एक ही नंबर बचा, वो कौन सा है, तो 6336। और यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि देखो 7 से ये आपका पूरा कट जाता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये ओके होना चाहिए। कैलकुलेशन आपको बचानी है, आप कैसे बचाएं, शुरू में काट के बचाएं, बाद में काट के बचाएं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए। यूनिट का खास ध्यान रखें, यूनिट जिसने मैच करनी सीख ली उसके क्वेश्चन आपके सही होने भी हो जाएंगे, यानी कि जल्दी होने भी शुरू हो जाएंगे। हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ें। बोर्ड मास का क्वेश्चन है 39 डिवाइड में 26 प्लस में 22 डिवाइड में 11 इंटू में 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और इसी के नीचे है 2 ऑफ 5 माइनस 3 7 प्लस में 10 डिवाइड 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये इसे काट देगा, कितना आ गया 5। अब आगे 3 गुने में 3 क्या होता है 9, किस में चल रहा है माइनस में, और ये 7 किस में है प्लस में। 7 5 12, 12 में से 9 गया, आ गया 3, यानी इस पूरे का कार्यक्रम सॉल्व होकर 3 आ गया। अब 3 गुने में 3 होता है माइनस का 9, और यहाँ पर 2 गुने में 5 क्या होता है 10, 10 में से 9 गया, क्या आता है भैया 1 आता है। तो बाबा इस पूरे का सॉल्यूशन जो है वो हो गया 1। अब 1 होने का मतलब नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस पूरे नंबर के नीचे 1 है तो इसे हटा दो। अब सारा खेल हमारा इसके ऊपर है। देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, तो पहले डिवाइड निपटाएं। 13 से 2 बार में, 13 से 3 बार में, यानी कि मैंने लिख दिया 3/2। ओके है, 13 से 3 बार में, 13 से 2 बार में, आगे प्लस 11 इसको काट देगा, क्या आ जाएगा 2, और अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 2, प्लस में क्या है भाई 4 गुने में 3, 4 गुने में 3 को आप 12 लिख सकते हो। अब आपके पास क्या नंबर बचा, तो बिल्कुल इजी नंबर बचे हैं। 2 गुने में 2 4 और 12 कितने हो गए 16। सॉल्व करें, 16 गुने 2 48 और 3 51, सॉरी 16 गुने में 2 32, 32 और 3 16 गुने में 2 32, 32 गुने में 3 35, 35 35 35 के नीचे क्या आ गया 2, क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे वाला नंबर कट के 1 हो गया, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे और अगला भी करेंगे, क्वेश्चन हटा दें इसे, बिल्कुल जी बिल्कुल हटा दिया जाए और अगले क्वेश्चन में कामयाबी हासिल की जाए। करें, एक कार लिखा है, एक कार 24 मिनट में, एक कार जो है वो 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर लिखा है आगे कि एक बस की गति कार की तुलना में 2 गुनी है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो जब समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, और जब चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मुझे बताओ कि यहाँ पर एक बात हो रही है कार की, एक बात हो रही है बस की। कार जो है वो 24 घंटे में जाती है कितनी दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी। अब बस की स्पीड, बस जो है स्पीड में डबल है, स्पीड में क्या है डबल है, किसकी डबल है कार की, यानी बस की स्पीड डबल है। तो कार अगर 24 घंटे मिनट है 24 मिनट में 18 किलोमीटर चली जा रही है, तो बस की स्पीड तो डबल है, यानी कार आपको 24 मिनट में पहुंचाएगी, बस की स्पीड डबल है, तो बस तो भैया 12 मिनट में ही पहुंचा देगी ना। तो बस 12 मिनट में पहुंचाती है कितना 18 किलोमीटर, इतना ओके हो गया। अब बस के द्वारा ही कह रहा है, देखो अगली लाइन में 135 किलोमीटर की दूरी बस कितने मिनट में तय करेगी, तो भैया 12 मिनट में बस जाती है 18 किलोमीटर, हमें जाना है 135 किलोमीटर, कितने समय में ये निकालना है। रिलेट करना सीखें, देखो सारा क्वेश्चन रिलेट करने का ही होता है, रिलेट करना आप सीखें। डन है, अब सॉल्व करें, 6 से ये 3, 6 से ये 2, 6 से ये 3, 6 से 2 बार में 12, 6 से 3 बार में 18, और 3 से काटोगे तो 3 से 4 बार में 12, 3 से 5 बार में 15।
गुना करेंगे तो 45 गुने में 2 कितने मिनट आ जाएंगे, तो 90 मिनट आ जाएगा। और 90 मिनट यानी ऑप्शन नंबर ए है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई। रिलेट करना सीखें तो आपको क्वेश्चन इजी भी लगेगा, कैलकुलेशन वर्क भी कम होगा। देख रहे हैं ना कैसे ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कैसे ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी? तो ये होंगी रीडिंग स्किल और बेहतर कॉन्सेप्ट से, जिसके कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, जिसके कॉन्सेप्ट पे पकड़ है ना भैया, वो तो क्वेश्चन को ममोड़ चमोड़ के आंसर निकाल देगा। और पकड़ ही बनानी है आपको क्वेश्चन में। पकड़ आएगी कैसे? तो भैया पकड़ आएगी जब आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज करेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज करेंगे, तब आएगी पकड़। डन है? तो यहाँ पर यही चीज़ आपको अपनानी है और समय बचाना है और क्वेश्चन में एक्यूरेसी लानी है, पहचानना है अपने आप को कि आपकी दक्षता, आपकी क्षमता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। एक धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 8%। देखो फिर से वही क्वेश्चन, जिसने रिलेट कर लिया वो देखो जल्दी कर जाएगा, जिसने रिलेट नहीं किया वो पहले पी निकालेगा, फिर उसे आगे बढ़ाएगा, फिर कैलकुलेशन करके लास्ट में आंसर निकालेगा। अरे बाबा रिलेट करो। देखो एक धनराशि 5 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज, यानी कि पी है 8 की रेट लगी और यहाँ पर समय जो है वो दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष में कितना रुपया उठा लाया, ये 3960 उठा लाया, इतना ब्याज बना। अब ये जो ब्याज बना है वो पी पे बना है। तो समान धनराशि, समान धनराशि मतलब जो पहले थी वही धनराशि, तो राशि खत्म, कॉमन हो गई ना, हटा दो, ठीक है। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत के नीचे 100 दोनों में लगेगा, ये भी खत्म। यानी कि अब क्वेश्चन में सीधे सीधे बचा 5 साल थे, 8 की रेट थी जो इक्वेट कर रही है 3960 से। अब कह रहा है कि अगर समय हो जाए कितना, 6 से 2/3, 6 से 2/3 कितना होता है, तो 18 2 20 के नीचे 3, ये समय हो जाए और रेट हो जाए 12 का, तो बताओ कितना ब्याज बनेगा। अब इसमें कहीं पर भी आपको पी निकालने की आवश्यकता है नहीं, जो नहीं समझ पाएगा वो पी निकालेगा। आपको समझनी है बातों को, जो कॉमन होता है उसे हटा दिया जाता है। 3 से किया 4, 4 से ये कटेगा 2, 5 से ये कटेगा कितना आएगा भाई 4, 2 ही कम 2, 2 गुने 2 4, क्रॉस कर दीजिए, डबल है बाबा, डबल है तो क्रॉस कर दो। इसका जब आप डबल निकालेंगे तो आ जाएगा 7920, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ, हमें कहीं तो पी की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारी क्वेश्चन पे पकड़ दी, हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझा, जो कॉमन फैक्टर यानी कॉमन थे दोनों में उसे गायब, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार करें, 15 नंबर भी करें, सबका होना चाहिए। ए बी से 15% अधिक है, ठीक है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है ये हमें बताना है, तो बिल्कुल बता देंगे। 2 तरीके से कर सकते हो। पहला नॉर्मल, ए बी से 15% अधिक है तो बी हमने मान लिया 100, ये 15 अधिक हो गया तो 115। ओके हो गया। अब कह रहा है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, निकाल दीजिए। तो कितने अधिक है भैया, बी ए से, ए कितना है तो 115 है। ए से कितना ज़्यादा है भैया, कम ज़्यादा गैप को शो करता है, तो 15 ज़्यादा है 15 कम है। इनटू में क्या हो गया, परसेंटेज का 100 निकाल दीजिए। 5 से काटेंगे 3 आएगा, 5 से काटेंगे 23 आ जाएगा। 3 गुने में 100 होता है 300 के नीचे 23, निकाल दीजिए हिसाब। तो 23 एकम 23, बचेगा कितना, तो बचेगा यहाँ पर 7। 23 से फिर काटेंगे आप तो 23 से आपका 3 बार में आएगा, 13 समथिंग है ऑप्शन में, बिल्कुल है, आगे करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए। ये हो गया पहला तरीका। ओके है। दूसरा तरीका क्या कि 15% की क्या हुई है, तो 15% की भैया वृद्धि अधिक है। तो 15% की वैल्यू क्या होता है, 3/20 होता है, और बढ़ा है तो बढ़ा दो, बढ़ा है तो बढ़ा दो, यानी 3 बढ़ा दिया 20 में से तो क्या आ गया, तो भैया 23 हो गया, और परसेंट निकाल दो। वही बात है, आपका आंसर सेम ही बनेगा, यानी कि 13.04, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला करें, अगला भी होना चाहिए आपसे। क्वेश्चन में है ए और बी की मासिक आय क्रम से 12,000 रुपये और 8,000 रुपये है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ए है 12,000 रुपये कमाता है,
बी जो है वो 8,000 रुपये कमाता है। इनका मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ है और बचत दोनों की क्या है, सेम है। तो अभी कराया था आय में से बचत हटा दूंगा, ये इनकम हो गई आय में से अगर मैं बचत हटा दूं तो क्या आ जाए भाई, तो खर्चा आ जाए, और खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 5:3, क्रॉस कर दीजिए, आंसर आपके सामने किया जाए, शाबाश। 12 गुने में 3 हो गया 36,000 और ये हो गया 3x। 5 गुने में 8 हो गया कितना 40 और आगे 1000, 40,000 माइनस में 5x। अब ये चीज़ उधर जाके क्या होगी, प्लस होगी, सीधे सीधे 2x, ये चीज़ इधर आकर माइनस होगी, सीधे सीधे 4000। 2 से काटा x बराबर कितना हो गया 2000, यानी 2000 की उनकी क्या है, बचत है, 2000 की बचत है, 2000 आप निकाल दीजिए, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे रेशो बनाकर कि भैया ये यहाँ पर रेशो जो है वो कितने का हो जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म, यहाँ पे 4 से 2, 4 से 3, ठीक है, यानी रेशो बन जाता 2 और 3 का, उसमें से क्या घटाऊं कि 5 3 आ जाए, क्या घटाऊं कि 5 3 आ जाए, गैप सेम करके कर देते, आ जाता। अगला देखें, शाबाश, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है D10 पर खड़ी कारों की संख्या, ठीक है, D10 पर कितनी कारें खड़ी हैं, तो D10 पर कार खड़ी हैं 356, और D10 पर कार जो खड़ी हैं उनका हिसाब बताना है D1 पर खड़ी कारों से। D1 पर कितनी कार खड़ी हैं, तो 242। अब क्वेश्चन पढ़ा जाए, कह रहा है कि D10 पर खड़ी कारों की संख्या D1 पर खड़ी कारों की संख्या से, किससे, D1 से, D1 से मतलब 242 से कम है, ज़्यादा है, अधिक बोला है, तो कम ज़्यादा गैप को शो करता है। कितने का गैप है निकाला जाए, तो यहाँ से गैप हो गया 58 का और ये 56 का, 58 56 114 का, परसेंट निकाल दीजिए, परसेंट आपको निकालना है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये होता है 2 से आपका 5 बार में 10 बचा 1, 2 से 7 बार में 14, 2 से इसे काटेंगे तो 2 एकम 2 और ये हो गया आपका 21, ओके है। अब ये कटेगा तो अब ये कटता हुआ तो नहीं दिख रहा भाई, तो हो गया 5700 के नीचे क्या 121। अब मुझे ध्यान से बताएं, देखो 12 पचे 60 होता है, देखो आप समय कैसे बचा रहे हो, 12 पचे 60 होता है, यानी पचे वाला तो हटा दीजिए, 5 वाले सारे ऑप्शन हटा दीजिए। 5 वाले ऑप्शन में कौन सा है, ए हटा दिया हमने, और 5 वाले में कौन सा हटा दिया, आपका सी ऑप्शन हटा दिया, दोनों देखो 5 की स्टार्टिंग से हो रहे। अब बचा बी और डी, बी में 42 दिया है और डी में 47 दिया है, तो यहाँ पर देखो ज़्यादा का गैप नहीं है, 12 25 60, 60 में ज़्यादा का गैप नहीं था, ज़्यादा का गैप नहीं था, तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है 42 और 47, और गैप ज़्यादा का नहीं है, यानी 50 के आसपास है और गैप ज़्यादा का नहीं है, तो गैप ज़्यादा का नहीं है तो मैं 47 का लूँ या 42 का लूँ, तो भैया 42 में 50 से ज़्यादा गैप हो जाएगा, 47 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 47 पॉइंट यहाँ पर 1% आप निकाल सकते हैं। चाहो तो डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखें भाई, शाबाश। नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 5700 और हमें डिवाइड करना है किससे, 121 से, तो 12 से 4 बार में 48, यानी कि 4 बार में जब आप इसे करेंगे तो आ जाएगा 484। यहाँ पे कैरी जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा भाई, तो 6 कैरी देगा, इसे कैरी देगा तो कितना आएगा भाई, तो फिर से देखें ध्यान से, सीधे सीधे 70 है, 70 में से आपका 84 माइनस होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे ये इसे कैरी देंगे, तो ये कैरी देगा, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा आपका 6, फिर से कैरी देगा, 16 में से 8 गया, क्या आ गया 8, यहाँ क्या बचा 4 में से 4 गया 0, ऊपर से आया एक 0। अब देखो 12 सते 84, सते बार में आ रहा है तो 47 आप ले लोगे, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, तो बिल्कुल आ गए, और समय भी बचा सकते हो। यूनिट प्लेस पे खेलना शुरू कर दीजिए, यूनिट प्लेस पर खेलना शुरू कर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात, यानी मैथ की पुस्तक और फिजिक्स की पुस्तक का अनुपात, ठीक है। अगले लाइन में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की पुस्तक
की संख्या और रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। शब्द ध्यान से पढ़ते हुए चलो, बड़े बड़े दे रखे हैं, बड़े बड़े। ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, करने में नहीं। डन है। तो फिजिक्स और आगे केमिस्ट्री की पुस्तकों की संख्या के अनुपात के समान है, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है। अरे बाबा, जब भी बराबर होते तो समानुपात बन जाते, इतना पता है हमें। यदि गणित के पुस्तकों की संख्या 144, ठीक है, और रसायन की पुस्तकों की संख्या यानी केमिस्ट्री की हो गई कितनी, 100, तो हमें बताना है आगे कि गणित और भौतिक विज्ञान के पुस्तकों की कुल संख्या। पढ़ेंगे आगे, पहले निकाल लो इसे, निकाल लो। इतने बड़े बड़े शब्द दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। तो भैया ये दोनों अनुपात बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो गई 144 के नीचे P, यहाँ पर P के नीचे C मतलब 100। ओहो, ये तो सिंपल हो गया जी, सिंपल हो गया। ये इससे गुना होगा 144 गुने में 100 और ये P का स्क्वायर। तो 144 किसका, 12 का, और 100 किसका, शाबाश, 10 का। तो 120 बराबर क्या आ गया, P आ गया। यानी फिजिक्स की भी हमने पुस्तकें निकाल ली 120। अब पढ़ें क्या कह रहा है, माइंड में इसे बिठाएं। कह रहा है कि तो गणित और फिजिक्स, गणित और भौतिकी, तो गणित यानी मैथ और भौतिकी की कुल संख्या तथा रसायन और भौतिकी की कुल संख्या यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स की कुल संख्या का अनुपात बताएं। तो मैथ और फिजिक्स, तो फिजिक्स आई कितनी है, 120, और यहाँ भी फिजिक्स कितनी आई है, 120। तो मैथ और फिजिक्स को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 264। आगे कह रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 220। इनका कार्यक्रम निकाल दीजिए भाई। तो ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 132, 2 से कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पर 110, 11 से कटेगा ये आ जाएगा 12, 11 से कटेगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। 2 से और काट दो, 6:5 होना चाहिए, 6:5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दीजिए। बी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी 6:5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ओके है। चलिए, तो लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, हमने इसकी बातों को पकड़ लिया और इसको मुंह पे एकदम जोरदार मुक्का मारा है। ऑप्शन नंबर बी का, कौन सा, बी का एक मुक्का मारा है और सही आंसर निकाला हमने। क्वेश्चन नंबर 19 होना चाहिए सबसे। कह रहा है जब 55, 50, 23 और 22 प्रत्येक में से x को घटाया जाए तो इस संख्याओं का समानुपात। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये तो भैया रामबाण है कि भैया समानुपात, क्या जोड़े कि समानुपात बन जाए, क्या घटाएं कि समानुपात बन जाए। ऐसा क्वेश्चन लास्ट सेट में भी था, आपने सीखना था, समझना था। तो इसे करने का बिल्कुल तरीका सा सरल रामबाण तरीका कौन सा है भाई, तो यहाँ पर आपने एक लाइन डालनी है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। ओके, इनका गैप देखें कितने का है, तो 5 का। इनका गैप देखें कितने का है, शाबाश, कितने का गैप है, 1 का। इनका गैप 5 का। ये हो गया। अब ये वाला नंबर इस वाले से क्रॉस कर दो, ये वाला नंबर इधर से क्रॉस कर दो। क्रॉस करना है और आंसर आपके सामने। तो देखो 55 एकम 55, ठीक है। 23 गुने में 5 कितना होता है, तो 115। यानी कि ये गुना हुआ, ये गुना हुआ, गैप निकाल दिया। ये गुना हुआ तो 115, ये गुना हुआ तो 55 और गैप निकाल दिया। और ये गैप इस वाले गैप से यानी 5 और 1 का गैप कितना है, 4, इससे इक्वेट होगा। तो देखो सबसे पहले शुरू में भी गैप निकाला, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उन नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर है उसका गैप और जो आपने गैप शुरू में निकाला था उसका गैप को गैप से इक्वेट कर दो। आंसर आपके सामने। देखो भाई कितने का हिसाब है इसमें, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है हमें 60 का हिसाब है, जो 4 से घटेगा तो कितना दे देगा, 15। और यही है सबसे सटीक जोरदार तरीका, हर बार आंसर निकाल के देगा, हर बार आंसर निकाल कर देगा। यानी अगर मैं इसमें 15 का कार्यक्रम कर दूं जो कि घटाना है, यानी 15 घटा दूं सब में से, तो ये क्या बन जाएगा, एक समानुपाती बन जाएगा। अब उसने कहा कि नंबर है 3, 7 और जो आपने x निकाला, हमने तो 15 निकाला भाई, 15, इसका समानुपाती क्या होगा, चतुर्था, फोर्थ। तो कैसे निकालते हैं, बाहर वाले एक साथ, अंदर वाले एक साथ। तो 3 गुने में x बराबर 7 गुने में 15, 3 से काटा 5, यानी x बराबर कितना हो गया, तो 35। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 15 को काटेगा 5, 7 गुने 5 35।
ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया जी। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए और कभी नहीं रुकना चाहिए आपका भी। अब ये कभी नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहले गैप निकालो संख्याओं का, फिर उस गैप से पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो नंबर आया उसका गैप और जो संख्याओं का गैप निकाला था वो दोनों को डिवाइड करो। आपका हर बार चाहे प्लस में बोले चाहे माइनस में बोले आंसर आ ही जाएगा। डन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सब रीड करें, समझें इसे और करें। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है, यदि वह इसे 210 रुपए में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल सिंपल। अरे बाबा 720 रुपए में बेच रहा है, 720 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो उसे 20% का लाभ है यानी 120। अब यदि उसे 210 रुपए में बेचता, 210 रुपए में बेचता तो रुपए के नीचे रुपए क्या होता ये हमें बताना है। तो 0 से 0 खत्म, 12 से आया 6 बार में, और करें भाई, और करें। यहाँ पे 3 से 2, 3 से आया 70, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा? 35। तो x बराबर आ गया कितने परसेंट? 35%। क्या ये 35 100 से कम है? बिल्कुल कम है। कम है तो भैया हानि हुई कितने की? तो यहाँ पर 35 कम करोगे तो 65% की क्या हो गई? हानि, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, समझी होगी, बेहतर बने होंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।